हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो अंतरा पुस्तक के पद्य भाग से हमने कल कर ली थी मुलाकात। तो आज हम गद्य की तरफ करते हैं प्रस्थान। तो गद्य में सबसे पहले स्वागत करने को रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बिल्कुल तैयार। तो आज हमें किनके घर चलना है? सबसे पहले चलेंगे हम रामचंद्र शुक्ल जी के प्रेमघन की छाया स्मृति। उसके बाद चलेंगे हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के 3 लघु निबंधों पर, जो कि सिमरन के मन के शीर्षक से संकलित हैं। और ऐसे ही आगे बढ़ेगा हमारा ये सिलसिला। तो चलिए सबसे पहले हम रामचंद्र शुक्ल जी के पास चलते हैं और इस पाठ की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम करेंगे बच्चों बात। सारांश में इस पाठ पर बात करती हूँ मैं। प्रेमघन जी हिंदी के प्रख्यात लेखक हैं। देखिए, आपको पता ही है कि ये संस्मरणात्मक निबंध है, प्रेमघन की छाया स्मृति, है ना। और पाठ की शुरुआत होती है कि रामचंद्र शुक्ल जी के जो पिताजी हैं फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन कैसे उनके घर में जो है हिंदी के प्रति जो हिंदी की कुछ पुस्तकें नियमित रूप से पढ़ी जाती हैं। कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, और ऐसे ही हमारा पाठ आगे बढ़ता है। लेकिन अभी क्योंकि पंखों की चरचर इतनी होती है कि आवाज़ फिर ठीक से नहीं आती, तो मैंने पंखे कर दिए हैं बंद, तो इसलिए मुझे लग रही है बहुत गर्मी। तो सीधे बिंदुओं पर बात करती हूँ मैं। प्रेमघन हिंदी के प्रख्यात लेखक हैं। लेखक के सानिध्य में शुक्ल जी ने साहित्यकार का आकार, है ना, साहित्यिक मतलब उनका साहित्यकार रूप कैसे बनता है, कैसे उनके सानिध्य में एक बच्चा, 8 साल का बच्चा जो मिर्जापुर, है ना, याद आया जी, कैसे प्रेमघन की पहली झलक उन्हें मिलती है और कैसे उनके सानिध्य में वो एक साहित्यकार का रूप लेते हैं और उनके साथ काम करते हैं। शुक्ल जी के पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता थे और पुरानी हिंदी के प्रेमी थे। शुक्ल जी के पिताजी के साथ मिर्जापुर में रह रहे थे। उनके मन में भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए बहुत अच्छी धारणाएं थी। मिर्जा और बचपन में वो भेद नहीं कर पाते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र और राजा हरिश्चंद्र में। मिर्जापुर में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र के मित्र प्रसिद्ध कवि उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी रहते थे। उन्हीं को प्रेमघन कहा गया है पाठ में। एक दिन शुक्ल जी प्रेमघन के मकान के सामने जा खड़े हुए, और वो घटना आप लोगों को पता है, कैसे बच्चों की मंडली की में वही बरामदे में उन्होंने प्रेमघन की मोहक छवि को पहली बार देखा। किस तरह से वो कंधे पर माफ करना, खंबे पर अपने हाथ टिकाकर, यहाँ तक बाल हैं, और किस तरह से खड़े हुए थे। शुक्ल जी 16 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते हिंदी प्रेमियों की अच्छी मंडली मिल गई थी। अब चौधरी साहब से उसका परिचय हो गया था। चौधरी साहब मतलब प्रेमघन। अब उनके यहाँ आना जाना एक लेखक की हैसियत से होने लगा था। प्रेमघन जी की बातों में विलक्षण वक्रता रहती थी। उनके संवाद सुनने लायक रहते थे, और उनके घर में होली दिवाली पर नाच रंग खूब मतलब महफिलें जमती थी। उसका भी वर्णन रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, और उनके एक आलसी रूप का भी, है ना। उन्होंने विलक्षण वक्रता उनके, कुछ खाया कुछ पिया, याद है, आ गया हो गया। जब एक अमन ने कहा कि सब पानी खाया है, तो उन्होंने कि सब मतलब खाना कुछ था इस तरह से, मैं खुद ही भूल गई हूँ। हाँ बताइए क्या था वो? सब कुछ पिया ही है, सब पानी ही खाया है, या कुछ खाना पिया भी है, कुछ इस तरह का था ना। बताइएगा क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अगर वो प्रसंग याद नहीं है तो देख लेना, मजाक कर रही थी, पर देखने की आवश्यकता है, ठीक है। दूसरा, उनके आलसी लालटेन वाला उदाहरण, हाँ, बंद नहीं किया, और कौन सी पंक्तियां थी वो, पहुंची है वहां पर भी, ठीक है। लेखक
जिस बस्ती में रहते थे वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तार तथा कचहरी के लोग रहते थे। और इनकी भाषा, क्योंकि ये इनकी जो मंडली थी उनके, तो इन लोगों ने मंडली के लोगों का नाम निसंदेह रख छोड़ा था। इन लोगों निसंदेह मंडली क्यों रखा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। लोग इसी शब्द का प्रयोग ज्यादा करते थे, है ना। ये लोग निसंदेह शब्द का प्रयोग बार बार करते थे, तो इनकी मंडली का नाम ही निसंदेह मंडली रख छोड़ा था। उपाध्याय जी नागरिक को भाषा मानते थे और उसी भाषा में लिखा करते थे। वे मिर्जापुर न लिखकर मीरजापुर लिखते थे, जिसका अर्थ वे कहते थे कि लक्ष्मी पुत्र, मीर अर्थात समुद्र, जा मतलब पुत्री, ठीक है। और चलिए इस पाठ में जो महत्वपूर्ण बातें बेटा, एक तो निसंदेह, एक रामचंद्र शुक्ल जी के पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। उनके घर में बचपन का माहौल किस तरह पता चलता है कि हिंदी से प्रभावित थे उनके पिताजी, और कौन कौन सी पुस्तकें उनके घर में नियमित रूप से पढ़ी जाती थी। उनके पिताजी ने हिंदी की पुस्तकें छुपाना शुरू क्यों कर दिया था, और रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी हिंदी पुस्तकें पढ़ने का क्या तरीका निकाला था, किनकी लाइब्रेरी में पहुंचे थे जी, इन सब पर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब हम चलते हैं बेटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पास। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के 3 लघु निबंध हैं, आप जानते ही हैं। तो बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। घड़ी बालक बच गया में वर्तमान शिक्षा, मतलब इसमें जो मुद्दा है वो है शिक्षा। ये जो लघु निबंध है गुलेरी जी, इसके माध्यम से शिक्षा की सही उम्र और समझ के आधार पर शिक्षा का महत्व है। शिक्षा रटने से शिक्षा का जीवन में कोई उपयोग नहीं है, और शिक्षा जो है आत्मबल, स्वाभिमान सिखाती है। तो वो जो बच्चे का उदाहरण है वार्षिक उत्सव का याद आ ही गया होगा। तो शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, लेखक एक पाठशाला में वार्षिक उत्सव में आमंत्रित थे। वहां के प्रधान अध्यापक के 8 वर्षीय पुत्र से तरह तरह के प्रश्न पूछकर एक तरह से उसकी नुमाइश की जा रही थी। बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछे जा रहे थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न कम हो गए हैं, विश्लेषणात्मक अधिक आते हैं बेटा, लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो कौन कौन से, 9 रसों का राजा हेनरी, मछली के प्राण रक्षा, पानी, जी वो सारे, है ना जी। तो उन बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर वो बच्चा दे रहा है, नजरें झुकी हुई है लेकिन, और वो बात कर रहा है बड़े बड़े प्रश्नों के बिल्कुल रटे हुए उत्तर दे रहा है। बालक को सभी प्रश्नों के उत्तर पहले से ही रटा दिए गए थे, अतः वह सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर दे रहा है। जब उससे पूछा गया कि तुम क्या करोगे, तो उन्होंने कहा याजनवेल लोक सेवा करूंगा। सभी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन एक कोने में बैठे हुए हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी बहुत मायूस, परेशान, अंदर से दुखी हैं। क्यों दुखी थे? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बच्चे पर बहुत लाद दिया गया है, उम्र से अधिक उस पर दबाव है। और इसी क्रम में एक वृद्ध पुरुष उसके इस उत्तर से प्रसन्न होकर उससे पूछते हैं कि वाह बेटा क्या उत्तर दिया है, चलो बताओ और तुम्हें क्या चाहिए उपहार में, जो तुम्हें चाहिए हम वही तुम्हें उपहार में देंगे। बच्चा थोड़ी देर इधर उधर देखता है, ताकता है, झाँकता है और अंत में क्या मांगता है, लड्डू। और जैसे ही वो लड्डू मांगता है, खुश कौन होता है, मायूस कौन होते हैं? लेखक हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो अब तक परेशान थे वो प्रसन्नचित्त हो उठते हैं। लड्डू की पुकार, लड्डू की मांग, उन्हें काट की याद आया। वो लाइनें कौन सी हैं? पत्तों की मरमरनी के कहा गया है कि लड्डू की पुकार, वो अलमारी की खिड़कियों की काट की, वो याद आ गया। हाँ, बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण है वो बात। तो
लेखक ने राहत की सांस लेते हैं और इस वातावरण में बच्चे का लड्डू मांगना उन्हें ये तसल्ली देता है कि आखिरकार बालक बच गया, बच्चे में बच्चा जिंदा है, बच्चे में बच्चा अभी बचा हुआ है, बच्चे के अंदर के उस बच्चे का पूरी तरह से खात्मा नहीं हुआ है। और इसमें ये भी बताया गया है, ये पाठ ये भी बताता है कि शिक्षा बच्चे के लिए है, शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है। तो देखा जाए तो ये पाठ बहुत कभी शिक्षा के नाम पर बच्चों पर जो थोपा जाता है बहुत कुछ, और थोपने के कारण जो, तो उसके प्रति भी ये पाठ की मूल संवेदना दी है और हमें जागरूक करती है कि किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए, खुशहाली के लिए, उसके अच्छे जीवन के लिए शिक्षा है, उसके जीवन को बोझिल बनाने के लिए नहीं है, या उस पर इतना लादने के लिए नहीं है कि वो, आप समझ गए होंगे, है ना। तो यही हमारे इस लघु निबंध का मूल कथ्य है, मूल संवेदना है। और अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे कौन सा, घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे बात करता है धर्म की। तो यहाँ धर्म, जी बेटा, घड़ी जिसमें हम समय देखते हैं, है ना, तो घड़ी को यहाँ धर्म के प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। और जैसे घड़ी को ठीक करना या घड़ी के पुर्जों को खोलकर वापस समेटने का हक जिसने घड़ी साज की परीक्षा पास कर ली है या जो जानता है उसे यह हक होता है। और तो वो वही बात यहाँ कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर जो तथाकथित ठेकेदार बने होते हैं, सब धर्म पर बात करने का हक उन्हें ही नहीं है। जो भी इसके विषय में जानता है, जो समझ रखता है, उसे बात करने का हक मिलना चाहिए। धर्म के ठेकेदारों का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य को धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उससे जो कुछ कहा वही कान ढलकाकर सुनता रहे। लेकिन ये पाठ ऐसा नहीं कहता। लेखक घड़ी का उदाहरण देता है। घड़ी समय बतलाती है। घड़ी के पुर्जों को खोलकर मत देखो, तुमसे वह फिट नहीं होंगे। ऐसा कहने वालों से गुलेरी जी कहते हैं कि ठीक है, सामान्य मनुष्य ना कर पाए, लेकिन जिन्होंने घड़ी ठीक करने का परीक्षा पास कर ली है, जिन्होंने सीख लिया है, उन्हें तो हक दिया जाए। इसी प्रकार धर्म को ऊपर ऊपर से समझ लो, रहस्य जानने के चक्कर में मत पड़ो। जैसे देखिए हाथ में घड़ी नहीं देनी चाहिए, वैसे ही अनाड़ी के हाथ में धर्म का रहस्य भी नहीं देना चाहिए। अब देखो एक उदाहरण से समझते हैं। एक दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति की अभी घड़ी ठीक करने की वर्तमान में दुकान है उसके पास, ठीक है। एक की पूर्वज ये काम करते थे, लेकिन अब वो ये सब नहीं करता और आसपास भी नहीं जाता है। तो जाहिर सी बात है कि घड़ी इस समय आपकी घड़ी खराब होगी तो आप किससे ठीक करवाएंगे? जो अब काम कर रहा है, जो आपको पता है कि हाँ इसे घड़ी ठीक करनी आती है। चलो हम एक दूसरे से समझते हैं कि आपके साथ रहने वाला एक बच्चा, आपका सहपाठी, किसी घड़ी की दुकान में काम कर रहा है, और एक आपका दूसरा दोस्त है जो जिसकी पहले पूर्वज घड़ी का काम करते थे, लेकिन जब से वो हुआ है उसने कभी नहीं देखा है कि उनकी घड़ी की दुकान है, या वो कभी गया भी नहीं है उस दुकान पर। अब आपकी घड़ी गिरकर टूट जाती है या खराब हो जाती है, तो आप दोनों में से किसे देना पसंद करेंगे? ठीक करने के लिए किस पर विश्वास अधिक करेंगे? बस इतनी सी बात ये हमारा लघु निबंध समझाना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे लघु निबंध पर, ढेले चुन लो, जिसमें कि समाज में प्रचलित विवाह की बहुत सारी
मतलब विवाह की जो तात्कालिक ढेले के माध्यम से चुनाव की जो थी उस पर व्यंग्य किया गया है कि और इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है इस लघु निबंध की शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक की नायिका पोर्सिया 3 पेटियों के माध्यम से वर चुनने की जो शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। हरिश्चंद्र जी ने दुर्लभ बंधुओं में पोर्शरी के सामने 3 पेटियां रखी हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में से एक पेटी में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर को आने वालों से कहा जाता है कि एक चुन लो। अकड़बाज सोने को चुनता है और उल्टे पैर लौटता है। लोभी चांदी की, पिटारी उसे भी अंगूठा देखने को मिलता है, मतलब उसके भी हाथ नहीं आती नायिका। पोर्सिया सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और वह इनाम पाता है और उसका विवाह उससे हो जाता है। तो यहाँ तो फिर भी सोना चांदी और उससे जो है मेहनती, लोभी और स्वभाव की कुछ विशेषताएं पता चलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ वैदिक काल में हिंदुओं में भी एक लॉटरी चलती थी, क्या, जिसमें नर पूछता था, नारी को पूछना पड़ता था। स्नातक मतलब वही ढेलों को चुनकर स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर चौंककर किसी बेटी के बाप के घर पहुंच जाते, वह उसे गो भेंट करता। यह कथा के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता, फिर कहता एक ढेला चुन लो। कन्या यह नहीं जानती थी कि वह ढेला कहाँ से आया है। तो अब आपको ध्यान देना है बच्चों कि ये 5 जो ढेले थे ना, 5 ढेले कहाँ से आए थे और कौन से ढेले को चुनने पर कौन सी बात जुड़ी हुई थी। जी, पाठ इसमें लघु निबंध में जो तथ्य आया है उसे थोड़ा सा ध्यान रखें और वो क्या समझाना चाह रहा है वो समझना भी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। यह लॉटरी की एक, यदि वेदी का ढेला उठा लें तो संतान वैदिक पंडित होगी, गोबर चुन लें तो पशुओं का धनी, खेत का मिट्टी चुन लें तो जमींदार का पुत्र, मसान की मिट्टी का ढेला अशुभ माना जाता था। ठीक है, ढेले मैंने बता दिए हैं कि कौन सा ढेला चुनने पर क्या जुड़ी हुई थी। फिर से दोहरा रही हूँ, अगर वेदी का या हवन की वेदी का ढेला चुना तो माना जाता था कि संतान जो है वो वैदिक पंडित होगी, और गोबर चुना तो पशुओं का धनी, खेत की मिट्टी चुनी तो वह जमींदार का, उसका मतलब पुत्र जमींदार होगा, अच्छा खूब जमीन होगी। मसान की मिट्टी अशुभ मानी जाती थी। वैदिक काल में हिंदू ढेले चुनकर जो है स्वयंवर करते थे। इसमें वात्स्यायन जी का एक कथन भी आया है कि आज का कबूतर कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से। तो वर्तमान पर ध्यान नहीं था, भविष्य में क्या होने वाला है। तो संतान कि ऐसा चुनो तो ऐसी संतान होगी, ऐसा चुनो तो ऐसी संतान होगी, और उसी मान्यता और उसी उसको ध्यान में रखकर विवाह किए जाते थे। मसान का चिन्ह तो उसे अशुभ मान लिया जाता था और वो विवाह नहीं होता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो विवाह तब नहीं हुआ, उस वर से नहीं हुआ तो उस लड़की का फिर विवाह नहीं होता था, नहीं, फिर से कोई और वर आता था, फिर से हुई। तो उसके पीछे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को कोई वैज्ञानिक वो नहीं लग रहा है, ना ही कोई व्यवहारिक तथ्य या पकड़ लग रही है उस पर कि भाई वर्तमान में क्या होगा, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आने वाली संतान पर क्या उसका प्रभाव होगा। तो इसीलिए वात्स्यायन जी के इस कथन को कहा गया है कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से। तो ये बात क्यों कही गई थी, ध्यान रखिएगा। और इसमें पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू बहार, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर दास जी के इस दोहे को भी गुलेरी जी ने इसमें रखा है। और अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे तीसरे पाठ की तरफ, जो कि है हमारा, बताओ कौन सा है, संवदिया या कोई और है, बताइए जी। फणीश्वर नाथ रेणु जी का संवदिया। संवदिया कौन था, क्या आज भी संवदिया की आवश्यकता है, ये प्रश्न
जरूर कर लीजिएगा जी। तो इस पाठ में पंखा बंद करने की वजह से बहुत गर्मी हो रही है। पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदु देख लेते हैं पहले, ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है, तो हमारी मुलाकात अब हो रही है फणीश्वरनाथ रेणु जी के संवदिया से। हर गोविंद संवदिया है। संवदिया का नाम क्या है? हर गोविंद। वह एक जगह से दूसरी जगह संवाद ले जाने का काम करता है। एक दिन बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया का बुलावा पाकर हर गोविंद सशंकित मन से वहां गया। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे। ऐसी क्या आवश्यकता होगी, क्या जरूरत पड़ गई है जो मुझे अब बुलाया है? आज के समय में तो कोई संवदिया को याद नहीं करता, क्यों? हाँ, क्योंकि आज तो ये संवदिया का काम क्या है, ठीक है। चलिए अब आगे। बड़े भैया की अब बड़ी हवेली की क्या दशा हो गई है और बड़ी बहुरिया की क्या मनोदशा है, वो भी इस पाठ में महत्वपूर्ण है। बड़े भैया की मृत्यु के बाद बड़ी बहुरिया का बड़ी हवेली में कोई मान सम्मान नहीं रह गया। उसके शरीर से जेवर और साड़ी को उतारकर तीनों भाइयों ने सब कुछ बांट लिया था। बड़ी बहुरिया ने रोते हुए हरगोविंद से अपना संवाद पीहर ले जाने के लिए कहा। बड़ी बहुरिया ने दुखी मन से कहा, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की झूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखड़े में डूब मरूंगी। पतवा साग खाकर कब तक जीऊं, क्यों जीऊं, किसके लिए जीऊं? बड़ी बहुरिया के हाथ से 5 का नोट लेकर हरगोविंद बड़ी हवेली से बाहर आ जाता है ना। लेकिन इसी दरमियान एक और भी बात होती है मोदियाइन वाली, जो उधार मांगने के लिए बड़ी बहुरिया से आई हुई थी और कैसे हरगोविंद ने उसे वहां से आमतौर पर संवदिया को निठल्ला, कामचोर, पेटो समझा जाता है। उसे औरतों का गुलाम भी कहा जाता है। गाड़ी में यात्रा करते समय बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द हरगोविंद के मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। उसे बहुत मन में पीड़ा हो रही थी। थाना बेहपुर गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। गांव के लोगों ने उसे पहचान लिया। घर पहुंचने पर आंगन में उसे बुलाया गया। बूढ़ी माता ने समाचार पूछा। संवदिया बोला, बड़ी बहुरिया ने कहा, यदि छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। मतलब उसने संवाद नहीं सुनाया, है ना। अब अपने देखा होगा, याद करो, कहने का मतलब है थोड़ा सा पाठ में याद कीजिए कि कैसे वो उसके मन में एक उथल पुथल मच रही है कि कैसे जाकर वो ये संदेश सुनाएगा। बड़ी बहुरिया के घर पर कैसे वो ये बात बता पाएगा। उसे ये बताना अपने गांव की बदनामी सी लग रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे मेरे गांव की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और बड़ी बहुरिया का वहां से चले जाना, कि अगर बड़ी बहुरिया को उसके मायके वाले लेकर जाएंगे तो उसे लग रहा था जैसे उसकी गांव की लक्ष्मी ही लौट कर चली जाएगी। और उसे लग रहा था ये संदेश वहां सुनाना उसके गांव के लिए भी अच्छा नहीं है, क्या सोचेंगे कि, है ना। तो यहाँ पर सोच के व्यापक उसका, और जिस हरगोविंद को निठल्ला, कामचोर, पेटू, औरतों का गुलाम कहा जाता था, वो ये सब चीजें सोच रहा है। उसको चिंता हो रही है पूरे गांव की, समाज की, है ना, कि ये होना हमारे गांव की इज्जत खराब होना भी है। बड़ी बहुरिया का यहाँ पर कैसे कहेंगे कि वो रह नहीं पा रही है, उसके दिन अच्छे से नहीं कट रहे हैं, उसको कुछ खाने को ठीक से नहीं, बथुआ साग खाकर अपना भरण पोषण कर रही है। और उसने फिर क्या किया, संदेश नहीं सुनाया। जो बड़ी बहुरिया ने संदेश सुनाने के लिए दिया था वो उसने नहीं सुनाया है, और उसने बस ऐसे ही टाल दिया है कि ठीक है, ऐसा बोला है कि मैं तब आऊंगी तो वहां से मिलूंगी और ये सब करके, और वो वहां से विदा हो जाता है। और आपने देखा होगा कि वो वहां कुछ खा पी भी नहीं रहा है ठीक से, है ना, उन्मना सा है, वहां से पैसे भी नहीं लेता है, किराए के उसके पास है भी नहीं। फिर भी वो जब पूछता है उसका भाई तो,
और उसकी माँ कुछ देती है चूड़ा वगैरह अपनी बेटी के लिए, वो लेकर वापस आता है। रास्ते में बहुत भूख लगती है, फिर भी वो उसे हाथ तक नहीं लगाता, सूंघ कर काम चलाता है कि नहीं ये वो एक माँ ने अपनी बेटी के लिए जो भेजा है उसको मैं नहीं खा सकता। तो कितना दृढ़ निश्चय भी है ना। चलिए हरगोविंद से थाली का स्वादिष्ट भोजन भी खाते नहीं बन पड़ रहा था। उसे बार बार बड़ी बहोरिया का चेहरा याद आ रहा था। हरगोविंद हिम्मत ही नहीं पड़ी कि वह बड़ी बहोरिया का संवाद वहां सुना सके। हरगोविंद वापस लौट पड़ा। 5 बजे भोर वह कटिहार जंक्शन जा पहुंचा। उसे जलालगढ़ जाना पड़ा, कितना उसे पैदल चलना पड़ा। हरगोविंद सोच रहा था कि वह बड़ी बहोरिया को क्या जवाब देगा। अब वहां तो वो संदेश नहीं सुना पा रहा था, क्योंकि वो संदेश सुनाने में उसे बुरा लग रहा था कि ये तो मेरे गांव की प्रसिद्धि, ख्याति, इज्जत पर बात नहीं की अगर मैं सुनाऊंगा तो कि कैसे लोग हैं, अपने गांव की लक्ष्मी का ध्यान नहीं रख पा रहे। वो नहीं सुना पाया। बहुत सारे प्रश्न थे उसके मन, मतलब प्रश्न तो एक ही था लेकिन भावनाएं उथल पुथल किस तरह से आप सोच सकते हो कि आप होते तो आपके मन में क्या आता उस समय पर सोचना। आपके बेटा प्रश्न व्यवहारिक भी बनेंगे और तथ्यात्मक प्रश्न थोड़े कम होंगे इस बार पेपर में, ये ध्यान रखना तुम लोग। तो क्लास में करते वक्त बता दिया गया था कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या था। बस आज कुछ बच्चे जो क्लास में कभी बीच बीच में नहीं थे, तो ये एक सारे पाठों की सारांश सी बस एक प्रयास है। पर सच बताऊं तो गर्मी इतनी लग रही है कि मैं ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा रही, और बस अब तो टरकाने के उसमें मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा। बड़ी बहोरिया उसे पीने को हाँ, अब वो सोच रहा है कि वहां से वापस आ रहा है कि बड़ी बहोरिया को जाकर क्या बोलूंगा कि गया भेजा किसने था संदेश सुनाने के लिए, सुना के आया नहीं सुना के आया, कि कैसे सामना करूंगा। अब देखते हैं इधर बड़ी बहोरिया क्या सोच रही है। बड़ी हवेली में पहुंच गया, उसकी हालत खराब हो रही थी। बड़ी बहोरिया उसे पीने को दूध दिया और उसका हालचाल पूछा। हरगोविंद को अपने पैर पर मतलब माफी मांगने लगा कि भाई गांव छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, जैसा भी होगा मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मतलब मैं वो संदेश नहीं सुना के आया है जो भी। तो बड़ी बहोरिया को भी राहत की सांस ली उसने कि अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने जो संदेश सुनाकर नहीं आए। जो सुनाकर आते तो बस जब से तुम्हें भेजा है मेरी सांस आफत में आ रही है, या मतलब मुझे जी में चैन नहीं है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे और बर्दाश्त करना चाहिए था। जैसा कि हमारे मज में स्त्री को सिखाया जाता है हमेशा सहना, है ना। तो अब बड़ी बहोरिया ने एक पल के उसमें जब है तो संदेश देकर भेज दिया, लेकिन जब से भेजा है तब से वो खुद इस बात को विचार कर कर परेशान है कि मैंने क्यों भेजा, मुझे नहीं भेजना चाहिए था। तो जब उसे पता चलता है कि हरगोविंद संदेश नहीं सुना कर आया, उसने राहत की सांस ली कि ठीक है ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पाठ था बेटा, पाठ है ठीक है। तो सबसे पहला तो जो व्यवहारिक प्रश्न बनता है वो ये ही कि क्या वर्तमान समय में भी संवदिया की आवश्यकता है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। संवदिया की चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आप हरगोविंद की जगह होते तो आप क्या करते। क्या आप भी हरगोविंद जो सोच रहा था, क्या आपकी नज़र में वो सही था। अगर सही था तो उसके कारण बताइए, अगर सही नहीं तो भी। तो जैसा आपको बताया गया है कि व्यवहारिक प्रश्नों को आपको कैसे उनसे आपको जूझना है या कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, वो आपको बता दिया गया था बेटा। वैसे ही आपको जितनी तरीके से बात कही जा रही है उतने की अलग अलग से। अब हमारे यहाँ भीष्म साहनी जी, गांधी, नेहरू, यासिर अराफात जी, है ना। तो कैसे भीष्म साहनी जी की मुलाकात, ये भी एक इसमें गांधी जी से कैसे मुलाकात हुई और नेहरू जी से कैसे हुई, उस सब का वर्णन किया गया है। यह पाठ लेखक की आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है।
इसमें 3 व्यक्तियों के संपर्क का उल्लेख किया गया है, गांधी जी, नेहरू जी और यासिर अराफात जी। लेखक ने बड़े भाई बलराज गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में रहकर वहां की पत्रिका नई तालीम के सह संपादक का काम कर रहे थे। लेखक भी कुछ दिनों भाई के पास रहने के लिए सेवाग्राम पहुंच गए, और सेवाग्राम गांधी जी का आश्रम। तो गांधी जी से कैसे पहली उनकी मुलाकात हुई, सुबह वाला वो प्रसंग कि कैसे जो है गांधी जी आगे निकल गए, उन्होंने अपने भाई बलराज को उठाया कि गांधी जी तो चले भी गए, उन्होंने कहा अरे ठीक है कोई बात नहीं, चले गए लेकिन हम पकड़ लेंगे। तो इस वाले भी उसमें भी गांधी जी का कौन सा व्यवहार, उनके व्यवहार की कौन सी विशेषताएं, उनकी खूबियाँ, बच्चे वाला प्रसंग, ईख वाला, है ना, गांधी जी के नियमित दिनचर्या, प्रत्येक से हालचाल पूछते हुए जाना। लेखक जी कुछ दिनों भाई के पास रहने के लिए सेवाग्राम। दूसरे दिन सुबह ठीक 7 बजे आश्रम का फाटक लांघकर अपने साथियों के साथ सड़क पर आ गए। लेखक ने गांधी जी के प्रत्यक्ष रूप में देखा। बलराज ने लेखक का परिचय कराया। गांधी जी के साथ डॉक्टर सुशीला नैयर और निजी सचिव महादेव देसाई भी थे। लेखक गांधी जी को याद दिलाया, आप बहुत साल पहले हमारे शहर रावलपिंडी में आए थे। गांधी जी ने याद करते हुए कहा, याद है, मैं कोहाट से रावलपिंडी गया था। फिर वे वहां की बातें करने लगी। तो इससे गांधी जी के कौन से व्यवहार की, वो घुलने मिलने की और सभी से बहुत ही विनम्रता से मिलने की, है ना। लेखक सेवाग्राम में 3 सप्ताह तक रहे। उन्हीं दिनों वहां पृथ्वी सिंह आजाद आए हुए थे। उनके मुंह से उनकी वीरता के किस्से सुनने को मिले। उन्होंने चलती रेलगाड़ी से छलांग लगाकर भाग निकलने में सफलता कैसे पाई। गांधी जी वहां रोगियों का इलाज करते थे। बहुत सारे टीबी के मरीजों से हालचाल पूछते हुए जाते थे। ये सब बातें मैंने, है ना, ये बच्चे के ईंख वाला प्रसंग। उसके बाद तो पूरे उसमें गांधी जी के व्यवहार की कौन कौन सी विशेषताएं और कौन सी विशेषताओं ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उसके बाद नेहरू जी पंडित नेहरू जी कश्मीर की यात्रा पर आए हुए थे। शेख अब्दुल्ला ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया था। लेखक और नेहरू जी एक ही बंगले में ठहरे हुए थे। वहीं नेहरू जी को नजदीक से देखने का मौका लेखक को मिला। नेहरू जी ने वहां फ्रांस के विख्यात लेखक अनातोली द्वारा रचित एक कहानी सुनाई। सभी व्यक्तियों ने ध्यानपूर्वक यह कहानी सुनी। नेहरू जी का कौन सी, माता मरियम वाली ना, हाँ याद रखना। नेहरू जी का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। वे रात देर तक चिट्ठियां लिखवाते रहते थे। प्रातः देखा तो वे फर्श पर बैठकर चरखा काट रहे थे। टिपाई पर रखा अखबार उठाकर लेखक पढ़ने लगा। अखबार वाला प्रसंग श्री नेहरू जी के व्यक्तित्व की कुछ खूबी कि सानी जी ने लिखा है कि पता नहीं क्यों मैंने उस दिन, मुझे पता था कि वो अखबार पढ़ने का उनका समय है, लेकिन मैंने वो उठा लिया और मैंने तब तक नहीं लिया जब तक उन्होंने मांगा नहीं। मतलब उठा तो लिया, अंदर से धड़कनें बढ़ रही हैं, लेकिन नेहरू जी ने किस तरह विनम्रता से उनसे पूछा कि अगर आपने पढ़ लिया है तो वो महत्वपूर्ण है बेटा। और वही प्रसंग मुझे लगता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेहरू जी आए और चुपचाप खड़े हो गए। फिर वे धीरे से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नजर देख सकता हूँ। यह सुनते ही लेखक स्वयं से पानी पानी हो गए। लेखक कौन, हमारे भीष्म साहनी जी। अब इसके बाद बेटा जी हमारे रह गए हैं यासिर अराफात जी। उन दिनों लेखक अफ्रो एशियाई लेखक संघ के कार्यकारी महामंत्री के रूप में सक्रिय थे। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में इनका सम्मेलन होने जा रहा था। उन दिनों वह लोटस पत्रिका का संपादकीय कार्यालय शुरू करना था। एक दिन लोटस के संपादक ने लेखक को उनकी पत्नी को एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया। लेखक और उनकी पत्नी दोनों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। वहीं यासिर अराफात जी भी से उनकी मुलाकात हुई। ठीक है, उनकी मुलाकात कहाँ हुई थी ये, और उस मुलाकात में अराफात जी से कैसे प्रभावित हुए थे भीष्म साहनी जी, उसके कुछ उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए थे। वहीं यासिर अराफात ने लेखक से कहा, गांधी जी आपके ही नहीं हमारे भी नेता हैं। जब किसी बात पर भीष्म साहनी जी ने गांधी जी के बारे में कहा हमारे, तो उन्होंने कहा वो आपके ही नेता नहीं हमारे भी नेता हैं।
उतने ही आदरणीय जितने आपके लिए हैं। वहाँ के भोज में अराफात लेखक को फल छील छील कर खिला रहे थे और शहद की चाय बना रहे थे। और एक प्रसंग गुसल खाने वाला भी आया है कि जब लेखक वहाँ गए हुए थे तो जब वो बाहर निकले तो एकदम देखकर छेप गए कि अराफात जी अपने हाथ में तौलिया लेकर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं उनका। कि गुसलखाने में जाने की जरूरत महसूस, बाहर निकला तो यासिर अराफात जी तौलिया हाथ में लिए बाहर खड़े थे। ठीक है, तो इस तरह से गांधी, नेहरू और यासिर अराफात जी में भीष्म सहानी जी की कैसे मुलाकात हुई थी और कैसे प्रभावित हुए थे वो घटनाओं के साथ। तो बेटा हमारे जो है ये ही पार्ट थे अभी। और अंतराल पुस्तक के हमारे हैं सूरदास की झोपड़ी और बिस्कोहर की माटी। तो सूरदास की झोपड़ी में सूरदास का चरित्र, उसकी झोपड़ी किसने जलाई, क्यों जलाई, है ना, कितने रुपए थे, उन रुपयों से वो क्या करना चाहता था। 3 इच्छाएं थी ना, अभिलाषाएं। तो कौन कौन सी अभिलाषाएं थी? कुआं बनाना, पितरों का पिंडदान करना और मिठुआ की शादी करना। और किसने जलाई थी, क्यों जलाई थी। और एक बेटा ये वाला प्रसंग थोड़ा ध्यान रखना कि उसकी पोटली चुराने के बाद उसका जो भैरव और जगधर में जो बात हो रही है, चाहता है कि बस ये वापस दे दे। तो उसके पीछे उसके कौन सी मनसा थी? क्या वो वाकई में चाहता था कि इसलिए कि बेचारे अंधे सूरदास को उसके पैसे मिल जाएं, या कोई और उसके मन में उस समय वो थी जो लुटाने के लिए उसे कह रहा था। और सुभागी का सोचना, किस तरह से घर से निकली और फिर जब उसे पता चला कि उसके पति ने ऐसा ऐसा किया है और वो सूरदास के पैसे भी चुरा के ले गया, तो उसका ये सोचना कि अब चाहे जो भी हो जाए, जब तक मैं वो पैसे वापस नहीं पहुंचा दूंगी तब तक उस घर में जैसे तैसे, है ना, ये सब। तो उसमें और मिठुआ और सूरदास की जो बातचीत है अंत में कि फिर कोई फिर जला दे तो फिर बना लेंगे, फिर 100 लाख बार जला दे तो 100 लाख बार बना लेंगे। तो सूरदास जी का इन अगर ये पंक्तियां देखकर पूछा जाए तो कौन सा वो दृढ़ निश्चय वाला है ना, कि वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय है, अडिग हैं। सूरदास के चरित्र की जितनी भी विशेषताएं यहाँ पर आई हैं। एक प्रश्न ये भी था कि अंधे भिखारी के पास इतने पैसे नहीं होना शर्म की बात नहीं है, उसने गुप्त क्यों रखा, उसे छुपा के क्यों रखा, पैसों की चोरी की बात तो गुप्त क्यों रखना चाहता था। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपके पास होने चाहिए, अगर नहीं है तो देख लेना। बिस्कोहर की माटी में लेखक विश्वनाथ जो कि हमारे लेखक हैं विश्वनाथ जी, है ना, नंगा तलाई का गांव उनकी आत्मकथा का अंश है, जिसमें कमल गट्टे की सब्जी बनाना, गांव का वातावरण और बहुत सारे सांपों का वर्णन है। ग्रामीण उसमें किस तरह से इलाज किया जाता है प्राकृतिक तरीके से वो बताया गया है। ततैये के काटने पर, है ना, फूलों का महत्व, मतलब एक तरीके से इस पाठ में ग्रामीण संस्कृति और साथ में प्रकृति को औषधि के रूप में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ों को लू लगने पर क्या किया जाता है, ततैये के काटने पर क्या किया जाता था, चेचक होने पर या मतलब वो होने पर कौन सा उपाय किया जाता था, कौन से फूल को देवी का फूल माना जाता था, कौन सा फूल था, गुड़हल का फूल, है ना। तो ये सब और बहुत सारी सांप की प्रजातियां आई हैं, तो उनको भी थोड़ा सा देख लेना बेटा। और मतलब वर्तमान समय में आप क्या इसी तरह के गांव पाते हो या आज के गांव में कुछ बदलाव हो गए हैं, आप अपनी उसके आधार पर, या आप भी किसी गांव से जुड़े हुए हो, तो कुछ इस तरह के व्यवहारिक प्रश्न भी पढ़ाते वक्त मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्या हो सकता है। ठीक है बेटा, तो धन्यवाद। बाकी अगर किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो आप ग्रुप में डाल देना और मैं अब ये वीडियो आपको ग्रुप में भेज दूंगी। अब मुझे लग रही है बहुत गर्मी, मैं कर रही हूँ उसको बंद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।